देविका के माँ बाप नहीं थे। उसको उसके मामी मामा ने पाला था। जब उसका रिश्ता आया, बिना जांच पड़ताल के उसकी शादी पक्की कर दी, क्योंकि गरीबी के कारण देविका का बोझ और वो नहीं उठा सकते थे। देविका की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे कि उसका पति चल बसा। उसके मौत के बाद ही पता चला कि उसके पति को कैंसर था, और ये बात सब जानते थे बिना देविका के। बस उसकी माँ भानुमती की यही इच्छा थी कि उसका बेटा दुनिया से जाने से पहले उसका एक निशानी छोड़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भानुमती बोली, सोचा था बेटा नहीं रहेगा, कम से कम उसका नाम तो चलता रहेगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारी कोख बंजर निकलेगी। अभी इसी वक्त निकल जाओ इस घर से। माँ जी, आपके लड़के को कैंसर था, ये छुपाकर आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। आपके लड़के की लौ बुझने वाली थी और आप अपने बेटे के नाम का चिराग जलाना चाहती हैं। इसमें मेरी नहीं, आप सबकी गलती थी। आपका बेटा तो चला गया, मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहीं नहीं जाऊँगी, यही रहूँगी। इस घर पे मेरा पूरा अधिकार है। अरे वाह, तुम तो कानून भी जानती हो। ये अधिकार की बात हमसे मत करो। जहाँ बेटा गया वहाँ समझो सब कुछ चला गया। इस घर में रहोगी तो खाओगी क्या? घास। मेरे घर में तुमको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। देविका अपने भाग्य पर रोने लगी। अब क्या करूँगी? कहाँ जाऊँगी? क्या खाऊंगी? उसके सामने बहुत से सवाल खड़े थे। देविका रसोई में खाना लेने गई तो भानुमती ने पूरी सब्जी बनाई हुई थी। देविका ने थाली में खाना डाला तो भानुमती उससे थाली छीनते हुए बोली, तुम विधवा हो, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है। विधवा को रूखा सूखा खाना चाहिए। रही सही कसर छोटी ननद पूनम पूरा कर देती थी। भाभी के लिए मैंने रसोई में मोटे चावल और सत्तू रख दिया है। भाभी, बस वही खाना है, पकवान अब तुम्हारे नसीब में नहीं है। यह सब कुछ सुन के देविका के आंखों में आंसू आ गए और वह सुनकर अपने कमरे में चली गई और भूखे पेट ही वो बेचारी सो गई। वह सो रही थी तो भानुमती ने उसके ऊपर पानी डाल दिया। देविका घबराकर उठ गई और उसने अपने सासू माँ से पूछा, ये क्या कर दिया माँ जी आपने? मेरे सारे कपड़े और बिस्तर गीला कर दिया। तुम्हें शर्म आना चाहिए बहू, तुम्हें बिस्तर पे नहीं जमीन पे सोना चाहिए। ये सारे सुख तुम्हारे लिए नहीं है। माँ जी, एक तो आपने पहले ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, अब तो मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। कम से कम अब तो जुर्म मत करो। अब बर्दाश्त नहीं होता है माँ जी। ना तो चैन से खाने देती हैं, ना सोने देती हैं। मैं अब कहाँ जाऊँ? कैसे जीऊँ? मैं कैसे जीऊँ? जो नियम है सो है, सब लोग निभाते हैं और तुम्हें भी निभाने पड़ेंगे, समझी? देविका जो थी बहुत बेचारी दुखी थी। अब ऐसे तो गुजारा नहीं हो सकता। जैसे तैसे देविका ने 1 साल तो काट लिया, लेकिन बेचारी सूखकर कांटा हो गई। मामी और मामा के घर जाने का रास्ता भी बंद हो गया। कई दिनों से उसकी तबीयत भी खराब थी। भानुमती ने उसको दवाई भी नहीं दिलवाई। देविका ने सोचा, ऐसे तो जिंदगी नहीं कटने वाली मेरी। क्यों ना मैं भी घर से निकलकर कुछ काम कर लूं। वह यह सोच ही रही थी और मन ही मन बड़बड़ा रही थी
तब तक उसकी सास आई और बोली, बहू, क्या बड़बड़ा रही हो और कहाँ जाने की बातें कर रही हो अकेले में? मैं बाहर जाना चाहती हूँ काम के लिए। मेरी सूती साड़ियाँ भी फट गई हैं और मेरी तबीयत भी खराब है। दवा भी नहीं है खाने के लिए। और तो और सर्दियाँ भी आ रही हैं। मेरे पास स्वेटर भी नहीं है। इसीलिए सोच रही हूँ मुझे बाहर जाकर कमाना ही पड़ेगा। आपसे तो मांगने पर आप देंगी नहीं, तो मैं कैसे जीऊँगी? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि हम तेरे लिए कुछ भी नहीं करते? अरे बहुरिया, तुझे बाहर की हवा लग गई है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुझे चार दीवारी भा नहीं रहा है? जहाँ जाना है जाओ, लेकिन एक बात कह देती हूँ, अगर एक बार तेरे पैर इस घर से निकले तो हमेशा हमेशा के लिए इस घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। कही देती हूँ, हाँ। माँ जी, आप क्या घर की दरवाजे बंद करेंगी? मैं खुद ही ये दरवाज़ा बंद करके जा रही हूँ। ऐसे ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी है। मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगी और हमेशा हमेशा के लिए आपके दरवाजे आप बंद ही करके रखिएगा। ठीक है माँ जी? यह कहकर देविका हमेशा हमेशा के लिए वह घर छोड़कर चली गई। कमजोरी के मारे वो चल नहीं पा रही थी। उसे चक्कर भी आ रहे थे। न जाने कितने दिनों से वह सत्तू पीकर जिंदगी काट रही थी। थक हार कर वह एक जगह बैठ गई। शाम हो चली थी और वह सोचने लगी, शायद अब ऐसे ही ज़िंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी। पहले कुछ खा लूं, बहुत तेज की भूख लगी है। कहीं दूर दूर तक खाने के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वहां पेड़ के आसपास हरी हरी घास उगी थी। देविका भूख से परेशान हो गई और वह रोते रोते हरी हरी घास खाने लगी और कहने लगी, हे भगवान, ऐसे कौन से पाप किए थे मैंने जो मुझे ये घास खानी पड़ रही है? भगवान, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों? तभी वहां से कुछ लोग जा रहे थे। उसको घास खाते हुए देखा और उसको पागल समझा तो उसे कुछ रुपए देकर चले गए। रात तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन अगले दिन जब सुबह हुआ, उसने देखा कि एक खेत में कुछ औरतें काम कर रही हैं। उसने वहां खेत पर खड़े हुए जमींदार से पूछा, भाई साहब, मुझे भी यहाँ पे कुछ काम मिलेगा? तो मोटू जमींदार ने बोला, हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। यहाँ तो काम करने के लिए बहुत ही लोगों की जरूरत है। देख रही हो, यहाँ पे धान रुपाई हो रही है। तुम अभी से काम पे लग जाओ बहन। देविका बहुत खुश हुई और काम पर लग गई। शाम को जब उसको पैसे मिले तब वह बहुत खुश हुई, लेकिन अभी वो 100 रुपये में क्या ही कर लेती। भाई साहब, मेरे पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है। क्या कुछ समय के लिए सिर छुपाने के लिए कहीं आसरा मिल सकता है? बहुत तकलीफ में मालूम होती हो बहन। खैर, वहाँ ट्यूबवेल के पास एक छोटा सा मकान है। तुम चाहो तो उसमें रह सकती हो, लेकिन बस कुछ ही दिनों के लिए, क्योंकि वहाँ पे नीलगाय आती रहती हैं और अकेले तुम कैसे रहोगी। इसीलिए कहता हूँ बस कुछ दिनों के लिए वहाँ पे रहो। देविका इतना ही सुनकर बीच में बात काटते हुए खुश होकर बोली, भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देविका ने उसी छोटे से कमरे में रहना शुरू कर दिया। उसने ईंट रखकर मिट्टी का चूल्हा बनाया और फूटे हुए घड़े को बर्तन बनाया। 100 रुपये में नमक, मिर्च, आटा और छुटपुट सामान खरीद कर ले आई। वह मन में सोचने लगी, ऐसे तो रोज 100 रुपये खाने में ही खर्च हो जाएंगे, तो सर्दी के लिए स्वेटर और कंबल कैसे खरीदूंगी? नहीं नहीं,
मुझे पैसे बचाने होंगे, लेकिन भूखी रह के काम कैसे करूँगी? देविका की नज़र वहाँ घास चरते हुए गायों पर गई। उसके मन में ख्याल आया, जब घास खाकर जानवर जिंदा रह सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं? मैंने तो भी उस दिन ज़्यादा भूख लगने पर घास खाई थी। क्यों ना मैं भी घास खाकर काम चला लूं? लेकिन घास तो जानवर खाते हैं, मैं कैसे खाऊं? ऐसा करती हूँ, घास की रोटी बनाकर देखती हूँ। देविका ने खेत से हरी ताजी घास काटी और उसे उबालकर पत्थर पर पीसकर एक मिश्रण तैयार किया, जिसमें नमक मिर्च डालकर उसने रोटियां तैयार की। उसने रोटी खाकर देखी तो वो चौंक गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि घास की रोटी भी इतनी स्वादिष्ट हो सकती है। अगले दिन वह घास की रोटी बनाकर खेत पर ले गई और अपने साथ काम करने वाली औरतों को खिलाई। पहले तो सबने नाक मुंह चढ़ाई, लेकिन जब खाके देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। खाकर उन्होंने बोला कि मुझे तो लग रहा था कि तुम झूठ बोल रही हो कि घास की रोटियां बनाकर लाई हो। इतनी स्वादिष्ट रोटी तो घास की हो ही नहीं सकती। नहीं दीदी, मैं झूठ नहीं कह रही, यह सचमुच घास की रोटी है। अरे वाह, इतना गजब का हुनर तुम में कहाँ से आया? इससे अच्छा तो तुम घास की रोटियां बनाकर बेचना शुरू कर दो। सच कहती हूँ बहन, तुम्हारा नाम हो जाएगा। हाँ। यह सुनकर ही देविका के अंदर एक ऊर्जा सी आई। वे कुछ काम शुरू करे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन अब उसने बस घास की रोटी खानी शुरू कर दी थी। इसीलिए उसने मिर्च मसाले और बर्तनों के लिए पैसे जोड़ लिए थे। पहले दिन जब उसने घास की रोटी बनाई तो सब मजदूरों को घास की रोटी खाने के लिए बुलाया। सभी मजदूरों ने हिचकिचाते हुए रोटी खाई, मगर जब खाई तो उंगलियां चाटते ही रह गए। एक औरत बोली, वाह बहना, तुमने तो बहुत अच्छा रोजगार जोड़ा है। इसका नाम सुनते ही लोग खींचे चले आएंगे। घास की रोटी तो खा ली, लेकिन बहन इतना तो बता दो, कितने की है तुम्हारी घास की रोटियां? केवल 5 रुपए की। अगर काम चल निकला तो इसके साथ रायता और सलाद भी रखना शुरू कर दूंगी। तभी वहां जमींदार आया और बोला, चलेगा, और बहुत अच्छा चलेगा भाई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं कहता हूँ बहन, मैं लोगों तक तुम्हारी घास की रोटियों की बातें फैलाऊंगा। ऐसे ही देविका की घास की रोटी खूब मशहूर हो गई। और लोगों को जब यह पता चला कि इसको खाने से बीपी और शुगर ठीक हो जाती है, तो वहाँ तो लोगों की भीड़ ही लगने लगी। घास की रोटी ने देविका का जीवन एकदम से बदल दिया। उसकी काबिलियत और अक्लमंदी देखकर जमींदार के बेटे ने उससे शादी कर ली और देविका के जीवन का एक नया सफर शुरू हुआ। तो दोस्तों, आज की कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए एक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय। और आप लोगों को मेरी कहानियाँ कितनी पसंद आ रही है ज़रूर आप लोग लिखिए। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय और थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।